ओमकार, शिवम, राहुल, नितेश, यश प्रकाश, कैसे हैं दोस्तों? देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अब उससे आगे की कहानी। यदि दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 14 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 56 है, तो उनके स्क्वायर का सम क्या है, ये आपसे पूछा गया। चलिए जल्दी से करिएगा। ऐसा सवाल आता है, अलजेब्रा नंबर सिस्टम दोनों में ही बनता है, जवाब दीजिएगा। देखिए, दो संख्याओं का सम 14 है, तो यानी कि कहने का मतलब हो ये हुआ कि a प्लस बी जो है मेरे दोस्तों 14 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस मेरे दोस्तों 56 है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरे दोस्तों 56 है, 56 है। तो मेरे प्यारे भाई, आपसे पूछा है दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब दोनों संख्याएं पता चलेंगी। अगर a प्लस बी 14 है तो यहां से आप मुझे बताइए कि a माइनस बी कितना होगा। a माइनस बी, भाई ए स्क्वायर, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4 आ जाएगी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 56 है तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी 56 होना चाहिए। ए प्लस बी अगर 14 है तो ए माइनस बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। 14 चौका 56, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात सभी को समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए प्लस बी 14 है तो ए माइनस बी 4 आ जाएगा। अब यहां से संख्याओं की वैल्यू नहीं पता चल गई भाई। ए क्या हो जाएगा? जोड़ के आधा कर दो, 14 4 18 का आधा 9। बी क्या हो जाएगा? घटा के आधा कर दो, 14 माइनस 4 10 का आधा 5। तो ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 5 है। आपसे पूछा दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 81 प्लस 25 कितना हो गया दोस्तों? 106। तो 106 इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी सरल सवाल था दोस्तों, इस सवाल में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल, ये बताइएगा सवाल क्या है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, हम देखिए कम से कम लिखना है और ज्यादा से ज्यादा समझना है। देखिए, अब दो संख्याओं का डिफरेंस 6 है, उन दोनों संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 60 है, तो संख्याओं के क्यूब्स का सम कितना होगा? अब देखिए कम से कम समझिए, दो संख्याओं का डिफरेंस आपको 6 दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस आपको 6 दिया है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 60 दिया है, तो दोनों संख्याओं का सम कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई क्या आपके अंदर इतनी मानसिक क्षमता है कि आप दिमाग में सोच पाए इतनी ये बात? भाई ए माइनस बी आपको 6 दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 60 दिया है, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60/6 आ जाएगी। 10 6 दुसाम 60। अभी अगर डिफरेंस 6 है, ए माइनस बी 6 है, ए प्लस बी 10 है, तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 60 आएगा। तो अगर दो संख्याओं का सम 10 हो, डिफरेंस 6 हो, तो संख्याएं क्या होंगी? भाई एक बार जोड़ के आधा कर दो, 10 6 16 का आधा 8। एक बार घटा के आधा कर दो, 10 माइनस 6 4 का आधा 2। तो कितनी जल्दी आसानी से आपने संख्याएं पता लगा ली, 8 और 2। पूछा इनके क्यूब का सम, तो 8 का क्यूब 512 और 2 का क्यूब 8। तो 512 प्लस 8 यानी कि 520 इस क्वेश्चन का आंसर था। सब बच्चे समझ पाए? यस मुकेश, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आगे चलेंगे लेकिन कम से कम लिखना है। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने दोस्तों 28 नंबर, जवाब दो।
चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। नहीं विकास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 15,600, यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 15,600 है, देन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज इंटीजर, तो इन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल क्या है? जवाब दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। यदि 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 15,600 है, तो इन पूर्णांकों के वर्गों का योग, अब कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ना कोई फॉर्मूला देके गया है, तो मेरे प्यारे भाई आपको हिट एंड ट्रायल अंदाजे से करना है कि 3 लगातार नंबर ऐसे जिनके गुणा करके 15,600 आ रहा है। अब इनके स्क्वायर का सम आपको बताना, कैसे देखोगे? तो पहले ब्रेक करो, फैक्टराइजेशन करो। 156 गुणा 100, 156 होता है जी 12 गुणा 13, 12 गुणा 13। और मेरे दोस्तों 100 को देख के दिमाग में एक चीज आती है, 25 चौका 100, ये हो गया फैक्टराइजेशन इजीली। 156 को देख के दिमाग में एक चीज क्लिक करते हैं, 12 गुणा 13, और 100 का मतलब 25 गुणा 100। अब देखिए मेरे दोस्तों, लगातार आने चाहिए, 25, 24, 26 मिल गया मेरे दोस्तों। 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखिएगा, 12 दूनी 24 गुणा 25। अब मेरे दोस्तों ये आ गया जी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। देखो लगातार संख्याएं हैं प्यारे बच्चों, दिख रहा है लगातार संख्याएं 24, 25, 26। बोलो क्लियर है? तो आपको यहां पे फैक्टराइजेशन करना है। अभी x-1 इंटू x प्लस 1 करके मिथिलेश कोई क्यूबिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करने वाले, हम लोग अंदाजे से करेंगे। बहुत बड़ा नंबर नहीं दिया जाता है पेपर में, गैस करेंगे यहां पे, ठीक है? तो इन संख्याओं के स्क्वायर का सम पूछे। अब सवाल में कुछ है ही नहीं मेरे दोस्तों, सवाल सॉल्व। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676, ठीक है ना? तो 6 6 12, 5 17 का 7, यानी कि यूनिट 7 आएगा। तो दिस कांट बी द आंसर, ठीक है? अब 1777 है कि 1877 है? अब 600, 600, 1200, 500, 1700, जार सी बात है 177 से बड़ा आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, डी। भाई अगर 600, 600 और 500 भी जोड़ दिया जाए तो 1700 हो गया, और 76 में 2500 से ज्यादा हो गया, तो 1800 से ज्यादा आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई डी करेक्ट। प्रैक्टिस से कृष्णा, प्रैक्टिस से। अरे थोड़ा जुगाड़बाजी, नंबर्स को आपस में भिड़ाओ, ऐसी तैसी करो। इन नंबर किसी को किसी के साथ चौंच मिलाओ, किसी किसी के साथ करोगे तो अपने आप मिलेगा ये सेट। जब ढूंढोगे चीजें तो मिलेंगी, पहली हथियार डाल दोगे तो कहानी खत्म। ये बताइएगा, ये सवाल देखो 29 नंबर। अब ये सवाल है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394। दो लगातार, मेरे प्यारे भी ध्यान सुनिएगा, दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, उनके स्क्वायर का सम 394, तो उन संख्याओं का सम क्या है? ये सवाल आपके सामने आ गया। मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? अब आप इसको सॉल्व करके कर लो कि माना एक संख्या x है, दूसरी x प्लस 2 है, स्क्वायर का सम 394, x का मान निकालो, तो आपकी नौकरी लग गई और आपने तनख्वाह ले ली। कुछ नहीं होने वाला आपकी जिंदगी में। अंदाजे से दिमाग को इतना तेज करो कि देखते ही बता दो कि संख्या क्या है। कैसे करेंगे? ये x का चक्कर बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है ना? छोटे छोटे नंबर्स में x लेने लगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। दो लगातार ऑड नंबर्स हैं, उनके वर्गों का योग 394 है, तो आपसे पूछा उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब एक बात बताओ, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, लगातार विषम संख्याएं, उनके स्क्वायर्स को ऐड करके 394 आ रहा है। देखिए लगातार ऑड नंबर कोई बहुत ज्यादा गैप पे नहीं आ रहे। अगर उनके स्क्वायर को जोड़ के 394 आ रहा है, दो संख्याओं को जोड़ के 394 आ रहा है उनके स्क्वायर को, तो आधा कितना होता है? लगभग 200। यानी कि मेरे दोस्तों संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनका स्क्वायर लगभग 200 के नजदीक हो। अगर दो संख्याओं के स्क्वायर को ऐड करके 394 आ रहा है, तो आधा कितना होगा? लगभग 200। यानी कि संख्या ऐसी होनी चाहिए ऑड नंबर जिनका स्क्वायर लगभग 200 के नजदीक हो।
तो कौन सी ऐसी संख्याएं? तो आपका जवाब होगा सर 13 और 15। भाई 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, ये 200 के आसपास है। 13 और तो कोई नंबर होता नहीं है। 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225। मेरे दोस्तों ऐड करने पर क्या आ रहा है? ऐड करने पर 394 ही आ रहा है, यही करेक्ट है। यानी कि संख्या 13 और 15 है। आपको आपका दिमाग बताएगा, दोनों संख्याओं का सम पूछा है तो 28 इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलिएगा, सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 30 नंबर। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है और एक शानदार सवाल है, करो। देखिए फ्रैक्शन वाला सवाल है, जोड़ना घटाना इसमें आपको करना है। सर जी जैसे कि हमें लगता है कि हम थक गए हैं, पर हम फिर भी रुकना रुक नहीं सकते, क्योंकि दूसरे हमसे आगे निकल सकते हैं, पर हम बहुत थक गए हैं। फिर हमें क्या करना चाहिए? प्लीज रिप्लाई सर। दीक्षा, दीक्षा जवान आदमी हो भाई, कैसा थकना? क्या जवान आदमी भी कभी थकता है? क्या आप लोग बूढ़े हो चुके हो? जवान आदमी के अंदर अप्रो जो है अपार ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का उपयोग करो। पूरी दुनिया इतनी मेहनत कर रही है, लोग अपने सर पे जो है सीमेंट के वो कट्टा रख के ऊपर 15-15, 20-20 मंजिल चढ़ते हैं सुबह से शाम तक, केवल 300 रुपए की मजदूरी के लिए। और आपको पढ़ने में भी थकना लग रहा है, घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं। क्या करोगे जीवन में? जवान आदमी के लिए जो है ये थकना पकना जो है मैटर नहीं करता है कुछ भी। जवाब दो। माना ए, बी और सी तीन फ्रैक्शन हैं इस प्रकार से कि ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी। यदि सी को ए से डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट 5/2 है। मेरे प्यारे में जब हम सी को भाग करते हैं ए से तो 5/2 आता है, 5/2, जो कि बी से 7/4 ज्यादा है। सवाल को ढंग से पढ़ेगा, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है ना। ए बी सी तीन फ्रैक्शन है, ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा। जब सी को ए से डिवाइड करते तो 5/2 आता है। जो 5/2 है ये बी से 7/4 ज्यादा है। 5/2 जो आया है ये बी से 7/4 ज्यादा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि a प्लस बी प्लस सी एक सही 11/12 है तो c माइनस ए कितना होगा? तो आप भाई यहां से b का मान निकाल सकते हैं। भाई b की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? जवाब दो जल्दी से, कौन जवाब देगा इस दुनिया में? भाई सवाल को ढंग से पढ़ो। जब c को a से भाग देते तो 5/2 आता है। जो 5/2 है ये b से 7/4 ज्यादा है, यानी कि b प्लस 7/4 है। तो b की वैल्यू क्या होगी? भाई यहां 4 है तो यहां भी 4 बनाओ ना, यहां भी 4 बनाओ। बोलो ये 2 से गुणा करेंगे 10/4, 10/4 माइनस 7/4, 3/4। तो b की जो वैल्यू आ गई वो 3/4 आ गई। बात समझ में आ गई कि यहां तक कोई तकलीफ? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई तकलीफ नहीं। अब आपसे a प्लस बी प्लस सी दिया है, एक सही 11/12। अब एक सही 11/12 का क्या मतलब है? एक सही 11/12 का क्या मतलब है? 1:11/12 क्या है? 12 कम 12 प्लस 11, 23/12। तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब है दोस्तों 23/12। क्लियर है? अगर b का मान 3/4 है, b का मान यहां 3/4 रखोगे तो a प्लस सी कितना आ जाएगा? अगर b की जगह 3/4 रखोगे तो 3/4 उधर चला जाएगा, तो a प्लस सी यही आ जाएगा ना, 23/12।
-3/4 दोस्तों। यहां तक किसी को कोई डाउट आया, किसी भी स्टूडेंट्स को, बी की वैल्यू 3/4 है, 3/4 रखोगे तो उधर चला जाएगा, तो ए प्लस सी का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भाई ये। ठीक है ना प्रीति बेटा, क्या आप घटाना भी नहीं जानते हो? अगर 5/2 बराबर बी प्लस 7/4 है, क्या आप घटाना नहीं जानते हो? 7/4 इधर आएगा, 5/2 में से 7/4 घटाओगे 3/4 आता है। तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो प्रीति? है भाई। अब बताओ प्रीति, जरा ये बताना, ए प्लस सी की वैल्यू आपको निकालने, बी का मान 3/4 है, 3/4 इधर चला जाएगा, तो 23/12 में से जरा 3/4 घटा के बताओ कैसे आता है, कैसे घटाते हैं? ऐसे लोगों को भी यार कैसे काम चलेगा? बेटा यहां बटे 12 है, तो यहां भी बटे 12 बना लो, आसान हो जाएगी। ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, 9/12। ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो, 3/4 को 9/12 लिख सकते हैं। 23/12 में से 9/12 घटाओगे तो 14/12 आएगा। 14/12 का मतलब होता है 7/6। तो ए प्लस सी का मान 7/6 आ गया, 7/6 आ गया ए प्लस सी का मान। बात समझ में आ गई? प्रीति तुम्हें जोड़ना घटाना आता है? नहीं आता है तो बिल्कुल तत्काल प्रभाव से जो है पहली क्लास में एडमिशन लो। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, अगर सवाल में ए प्लस सी पूछा होता तो ये उत्तर बता देते। सवाल में पूछा है सी माइनस ए, अब कैसे करेंगे बोलो? भाई दो संख्याओं का सम दिया है, उनका रेशियो दिया है, रेशियो ब्रेक करना नहीं जानते, रेशियो से आसानी से हो जाएगा। क्लियर है भाई? आप बताओ, अगर सी का मान 5 है तो ए का मान 2 यूनिट है। सी और ए का रेशियो, सी ए का रेशियो 5/2 है। अगर सी का मान 5 है तो ए का मान 2 है, तो सी प्लस ए कितना आ जाएगा? सी प्लस ए आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 और 2 7। अगर 7 यूनिट की वैल्यू 7/6 है, 1/6 गुना, कितने गुना? 1/6 गुना है। आपसे पूछा है सी माइनस ए, सी का मान 5 है, ए का मान 2 है, तो सी माइनस ए कितना है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 3 का 1/6 गुना करेंगे, 3 गुणा 1/6 आ जाएगा 1/2। ऐसा नहीं है कि आप सी का मान अलग निकालो, ए का मान अलग निकालो फिर घटाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट देखेंगे 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ए प्लस सी 7 हो रहा है, 7 की वैल्यू 7/6, 1 यूनिट का मान 1/6। सी माइनस ए पूछा 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणा 1/6, 1/2 आ जाएगी। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 31। जवाब दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि आई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जहां ए और बी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और सी बराबर ए बी है, तो आई क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको डिटेल में मेरे दोस्तों इस कंसेप्ट को समझाऊं कि इस कंसेप्ट पे बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। यदि आई बराबर मेरे दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, जहां ए और बी मेरे प्यारे भाई कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ए और बी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है भाई, और सी बराबर ए बी है, तो आई का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन, एन इवन नंबर एंड इट इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एन ऑड नंबर एंड इट इज नॉट एन स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। जवाब दीजिए। तो मेरे प्यारे भी ऐसे सवाल को या तो आप फॉर्मूले को प्रूफ करो या फिर अपनी मर्जी से कोई एक आध वैल्यू लेके चेक कर दो। आई बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान रखना सी की जो वैल्यू है वो ए बी के बराबर है मेरे दोस्तों। तो आप यहां पे, और ए और बी लगातार इंटीजर हैं, तो आप कोई भी मान लो भाई। अगर मैं ए को 1 मानता हूं तो बी 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? सी आ जाएगा भाई 1 दूनी 2, 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। तो 4 4 8 1 9, यानी कि 3 स्क्वायर आ गया। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो आया है एक ऑड इंटीजर का स्क्वायर आया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है। क्लियर है? नहीं प्रत्सार्थी।
आप कुछ भी ले लो, आप भाई यहां पे 3 4 लेते हो कि भाई मैं ए को 3 लेता हूं, बी को 4, क्योंकि ए और बी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, लगातार पूर्णांक है। ए और बी लगातार पूर्णांक है। अगर मैं ए को 3 लूंगा, बी को 4 लूंगा, तो सी आ जाएगा 3 चौक 12, 12 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 144 प्लस 25 169, 169 आएगा, जो कि 13 का स्क्वायर आ रहा है। तो आप कोई भी नंबर चेक करके देखो, ये जो रिजल्ट है ये हमेशा ही एक ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। क्लियर है? बिजाल कहने सर मैथ में बिगनर हैं, तैयारी कैसे करें? बिजाल मैथ में बिगनर है तो तुम्हें कोई खास बात है? तुम कोई स्पेशल हो? पूरी दुनिया तुम्हारी तरह बिगनर है। तुम्हारे साथ साथ 5-6 हजार बच्चे और नए बैच में पढ़ के जुड़ रहे हैं, उस सबके सब बिगनर हैं। तुमको स्पेशल थोड़ा ना हो। जो बच्चे कहते हैं सर मैं बिगनर हूं, कैसे करूं कैसे करूं, तो बिगनर नहीं, तुम गधे हो। पढ़ाई करो मन से, बात समाप्त। हर इंसान बिगनर है। ये बच्चे बिगनर ही तो हैं, ये उत्तर बता रहे, कैसे बता रहे हैं? कुछ भी लो कोमल, चुपचाप मुंह पे ताला लगा के मुर्दे की तरह पढ़ो, सिलेबस पूरा करो, उसके बाद 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, मेंस के 5 साल के प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम्स के लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, बात खत्म, नौकरी ले लो, भाड़ में जाओ फिर। बिगिनर है क्या? बिगिनर फिगनर है? पूरी दुनिया ही बिगिनर है। हर साल लाखों ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन लाखों में से कई लाख जो है सरकारी नौकरी की तैयारी में आ रहे हैं, सब बिगिनर हैं। बिगिनर है, बिगिनर है तो जैसे लड्डू दें, इनको प्रसाद दें। मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि तैयारी करने का एक ही तरीका है, शांत होके चुपचाप पूरा सिलेबस, 7 से 8 महीने लगेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, बिना कुछ चूचा करे, दिमाग को डेबिट करे। एक लंबा प्रोसेस है, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आप चाहते कि एक दिन में हो जाए, नहीं, 7 से 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट करो, साथ साथ रिवीजन करते रहो। उसके बाद पिछले 5 साल के मेरे दोस्तों क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर के, सीजीएल के, सीएचएसएल के लगाओ, सीपीओ के लगाओ, सीडीएस के लगाओ, एनटीपीसी के लगाओ, पुलिस के लगाओ, स्टेट एग्जाम के लगाओ, सीसेट के लगाओ, कैट के लगाओ, सारे के लगाओ। फिर उसके बाद जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उससे कोई किसी कंपनी के मॉक टेस्ट खरीद लो, या फ्री भी मिलते वो मॉक टेस्ट लगाओ, और जाके चुपचाप पेपर दे दो। हुआ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बात समाप्त। क्लियर है? आप अपना काम ईमानदारी से करो। ये बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है मेरे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ही है ना, अब तो आपके सामने 32वां। हाँ जी, 32 प्रश्न का क्या आंसर है? यह सवाल सीडीएस के पेपर में आया था, बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा। ठीक है ना? बच्चे ना लंबे समय तक टिक के पढ़ नहीं पाते, पेशेंस नहीं है, वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सरकारी नौकरी जो है एक लंबा प्रोसेस है। आदमी जो है, कोई आदमी सपोज अपना कोई खुद का बिजनेस कारोबार करता है, तो उसको भी एक फल फूलने में 4-5 साल लगते हैं ना, मिनिमम 4-5 साल तो लगते ही लगते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम जो है, आपको गवर्नमेंट नौकरी एक फिक्स आपको तनख्वाह देगी, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 2-2.5 साल तो देने पड़ेंगे ना, पूरे अपनी लाइफ के, कम से भी कम। तो पेशेंस और धीरज रखो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। बचपन में आप, अब बोर्ड एग्जाम में 9वीं 10वीं 8वीं क्लास जो अच्छे से नहीं पढ़ता, उसको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 32। What is the sum of all integer value of n for which n square plus 19n plus 92 is the perfect square? n की उन सभी इंटीजर वैल्यूज का सम क्या है
जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 एक परफेक्ट स्क्वायर है? ये सवाल है। n की उन सभी इंटीजर वैल्यूज का सम क्या है जिसके लिए एक परफेक्ट स्क्वायर है? वेरी गुड पंकज, पंकज ने सबसे पहले बताया, देवांश ने भी। कैसे किया है? जवाब दो दोस्तों। तो मेरे दोस्तों देखिए, अगर कोई भी नंबर आपके सामने इस फॉर्म में लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही होता है ना। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। वेरी गुड देवांश। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप सबसे पहले आपको 2 दिखना चाहिए, 2 2ab पे फोकस करना है, 2 फिर ए फिर बी। आपके पास सबसे पहले आपको फोकस करना है 2 पे, 2 होना चाहिए। फिर ए बी, ए है तो ए का स्क्वायर होगा, बी है तो बी का स्क्वायर होगा। अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किसको? एन स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92। देखिए यहां तो पावर 2 है, ये 2ab बनना चाहिए। सबसे पहले इसमें 2 बनाओ, 2 का मल्टीपल दिखाओ, तो एन स्क्वायर। भाई 19n को आप ऐसे लिख सकते हो 18n प्लस n, 18n प्लस n। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से, क्लियर है? बहुत प्यार से समझिएगा, क्योंकि आपको 2 दिखना चाहिए, 2 बनाना है आपको। 18 को आप क्या लिख सकते हो? 18 को आप लिख सकते हो 2 नाम 18। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मेरे पास 2ab है, बिल्कुल आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। सॉल्व तो ये देखने से पहले ही हो गया है, ठीक है भाई। आपके पास 2 है, n है, तो n का स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9 का स्क्वायर इसमें 81 होना चाहिए, तो 92 है। 92 को आप क्या लिख सकते हो? 81 प्लस 11 92 होता है, 81 प्लस 11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दोस्तों क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया? क्या बन गया? ये n प्लस 9 का होल स्क्वायर हो गया मेरे दोस्तों। बोलो परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, आप ऐसे ही लिख सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, सवाल में ये बोला है कि n की कितनी इंटीजर वैल्यू ऐसी हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। मेरे दोस्तों अगर ये नंबर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको इसको 0 करना होगा। आपको n प्लस 11 को 0 करना होगा, और अगर n प्लस 11 को आप 0 करोगे तो n का मान आ जाएगा -11, तो एक वैल्यू आ गई n की -11। एक मान आ गया भाई। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो n प्लस 9 का होल स्क्वायर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो n प्लस 11 को 0 करना होगा। n प्लस 11 अगर 0 करोगे तो n का मान कितना आ जाएगा दोस्त? -11। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों सेम इसी तरीके से आप कहोगे सर ये तो -11 तो ऑप्शन में है ही नहीं। सवाल में जितनी पॉसिबिलिटी है वो सभी निकालनी है। n के कितने मान पॉसिबल हैं? देखिए कमजोर लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा, बहुत मेहनत चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ब्रेक करो n स्क्वायर प्लस 19n प्लस 92 को, आपको तो 2 बनाना है। 19 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 20n माइनस n, 20n माइनस n 19 होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे दोस्तों यहां क्या चाहिए? 100, तो 92 को आप क्या लिख सकते हो? 100 माइनस 8, 100 माइनस 8। आप बोलोगे जी सर क्लियर है? तो मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये सारा प्रोसेस दिमाग में करना है। परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, ये n प्लस 10 का होल स्क्वायर हो गया ना मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। हाँ जी, कोई तकलीफ इसमें? आप बोलोगे जी इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों अगर आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको आपको क्या करना होगा? 0 -n माइनस 8 को 0 करना होगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक -8 आ जाएगी। तो n के 2 मान पॉसिबल हैं, -11 और -8। n के 2 मान, देखिए ये सवाल अच्छे से आप तभी समझ पाओगे जब आप एलजेब्रा पूरा पढ़ लोगे। नहीं रोहित, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है दोस्त, नहीं अंकित, दिस इज द ओनली मेथड।
यहां n के दो वैल्यू हैं, -11 और -8। इनको आप रखोगे तो हमेशा आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, तो n की वैल्यूज का सम कितना आ गया, -11 और -8 -19। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए जिनको समझ में आया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो इसको स्किप कर दें। जरूर नहीं कि हर सवाल को समझा जाए, उसके साथ जबरदस्ती की जाए। जब एलजेब्रा पढ़ लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बेटा इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। -n-8 को जीरो करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, -8। अंशुल कह रहे हैं सर 23n-4n लिख सकते हैं। अंशुल 2a भी फॉर्म में लिखना है, दो के मल्टीपल फॉर्म में लिखना है भाई। यार -n-8 को जीरो करोगे तो n का मान -8 ही तो आएगा, क्यों परेशान करते हो दोस्त। बहुत ही बेसिक सवाल है, इतना नहीं करना। ये जो मैं आपको इतना लिख लिख के बता रहा हूं, केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। एक समझदार बच्चा होगा तो केवल इतना करेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, n² प्लस 18n प्लस 81 परफेक्ट स्क्वायर बन गया, बच गया n+11। n+11 तो n की वैल्यू -11 हो गई। दूसरा n² प्लस 20n प्लस 100, तो -n-8 बच गया, -n-8 बच गया, ये भी जीरो करना होगा तो n की वैल्यू -8 हो गई, तो आ गया -19। ये सवाल है, पेपर में इतना करोगे, लेकिन इतना करने के लिए आपकी बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए। चलिए छोड़ दो भाई, आगे चलेंगे। नेक्स्ट। ठीक है भाई, अगला। जितने ज्यादा आप मेहनत, आप दिन में कितने सवाल प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आप दिन में कितने सवाल लगाते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताइएगा, आप 4-5 घंटे पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, गार्बेज है। घंटों में पढ़ना इज अ गार्बेज मेथड टू चेक योर प्रिपरेशन। आप पर डे कितने सवाल लगाते हैं, अपना अपने बताओ। कम से कम, मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मिनिमम कितने तो लगाते हैं सर, इससे कम मैंने लगाई नहीं आज तक। आशीष कह रहे हैं सिर्फ क्लास लेते हैं। आशीष नहीं होगी तुम्हारी नौकरी। अविनाश एक भी नहीं, अविनाश नौकरी नहीं लगने वाली। कहां से लगाए नितिन, कम से कम मार्केट में 1 लाख बुक हैं। जाओ किसी भी दुकान पे कोई भी किताब उठा लो, लगाना शुरू करो। कैसे बालक हो यार, जीरो क्वेश्चन। अगर आप देखिए साथ साथ आपका बैच चल रहा है तो आपको पर डे कम से भी कम, मिनिमम कम से भी कम पर डे 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इनके अलावा प्रत्येक दिन कम से भी कम 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तब जाके आपका जीवन में कुछ होगा। पर डे, और 50 क्वेश्चन लगाने में आपको 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा स्टार्टिंग फेज में। पर डे कम से भी कम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। कोई ये सोच रहा है कि मैं उसके बाद लगाऊंगा, ये सिलेबस के बाद लगाऊंगा, 4 महीने बाद लगाऊंगा, जीएस पढ़ के लगाऊंगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। आज लगाने हैं और अभी से लगाने हैं।
सीट के अलावा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन कहां मिलेगा? यार आप कैसे बालक हो भाई? ये किताब है एसएससी सीजीएल मेंस चैप्टर वाइज। कितने क्वेश्चन है इसमें? 2600 सवाल हैं, 2600 सवाल चैप्टर वाइज के। ये किताब मंगाइए और इसको पूरा सॉल्व करिए। अगर आपके पास ये बुक नहीं है या किसी आर्थिक कारण से आप ये नहीं मंगा पा रहे हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, आप वहां पे जाइए, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए, पिछले सालों की चैप्टर वाइज उनको सॉल्व करिए। राकेश सर की 7300 वाली किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी सॉल्व करिए, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मेहनत करिए। किरण से पढ़ता हूं, कोई दिक्कत नहीं, वहां से सॉल्व कर लो, कोई परेशानी नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर किताब में सेम है, बस आगे पीछे कर रखा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी बुक से नहीं देखना, बुक में सॉल्यूशन उतने बढ़िया नहीं होते हैं जितना आप खुद से कर सकते हैं। चलिए इधर देखिए, आज तो दोस्तों इतना ही छोड़ूंगा मैं आपके लिए। एक लास्ट सवाल और करवा रहा हूं, ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, बहुत फेमस है। दो संख्याओं का दो संख्याओं का सम 40 है। दो संख्याओं का सम 40 है और मेरे दोस्तों उनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे दोस्तों 320 है। तो संख्याओं के रेसिप्रोकल का, संख्याओं के व्युत्क्रम का सम कितना होगा? जवाब दीजिए। अल्ताफ करे सभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी चीज बोलना चाहूंगा कि किसी चीज के साथ इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो सवाल सॉल्व हो गया ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ तो आगे बढ़ जाओ। जो चीज समझ आ गई ठीक है, नहीं समझ में आई आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ना जरूरी है, चाहे पीछे खिचड़ी बनती चली जाए, पहले चीजों को निपटाना जरूरी है। किसी सवाल में 1 घंटा खराब कर रहे हैं, 10-10 मिनट तक उसी को देख रहे हैं, कोई सवाल नहीं हो रहा, मूड खराब हो गया, बैठ के किताब बंद कर दी, ऐसा नहीं होता। सवाल नहीं हुआ फाड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ, नहीं हो रहा आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने की कला अपने अंदर लाइए, पीछे मिट्टी डालते हुए। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। सवाल मैंने आपके सामने पूछा, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 40 and their product is 320 then what is the reciprocal of the numbers? ये सवाल पेपर में आता है, बहुत ज्यादा है। देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका सम मेरे दोस्तों 40 है, ए प्लस बी 40, और उनका प्रोडक्ट 320 है, ए गुणा बी 320। तो संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम पूछा है 1/a प्लस 1/b। ये बहुत ज्यादा आता है। देखिए, डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, आप एलसीएम लेंगे ए बी, ऊपर हो जाएगा मेरे दोस्तों a प्लस बी। रेसिप्रोकल तो आप समझते हैं व्युत्क्रम, उल्टा। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा? 40। a इंटू बी आ जाएगा 320। आज के टाइम में जितना कंपटीशन है ना, और जितने लोग नौकरी लेने के लिए लाइन में हैं, और जितने टैलेंटेड लोग नौकरी लेने के लिए लाइन में हैं, और जितनी डिमांड है, और जितनी सरकार की तरफ से नौकरी की सप्लाई हो रही है, आपकी मेहनत उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये बात मैं बहुत सीरियस होकर बोल रहा हूं और आप भी समझो। तो मेरे दोस्तों सम दिया है 40, प्रोडक्ट दिया 320, क्या आ जाएगा ये 1/8। कितनी आसानी से सॉल्व होगा। तो जब भी ये सवाल आए, आजकल बहुत फैशन में बार बार आ रहा है कि दो संख्याओं का सम दिया है a प्लस बी, दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है 320। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछा है? आपसे मेरे दोस्तों यहां पे उन संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम पूछा है 1/a प्लस 1/b।
तो आप यहां पे ए बी एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी 40 और ए बी 320, 40/320 कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का सम निकालना है तो आपको ये डायरेक्ट सम को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दीजिएगा। 40/320 यानी कि 1/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षी समझ में आया? ठीक है दोस्त, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बहुत छोटा सा बताऊंगा प्यार से। जैसे मेरे प्यारे भाई आपके सामने लिखा हुआ है भाई 1/63, 1/, मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे दोस्तों 1/ कितना लिख लेते हैं 30, 1/30। आप इसको दो संख्याओं के डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखोगे 1/30? प्यार से समझिएगा, जो मैं कंसेप्ट आपके सामने समझा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/30 देखिए, 30 को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों 5×6 30, 5×6 30। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। तो नीचे मेरे दोस्तों 5×6 आ रहा है, ऊपर क्या है मेरे दोस्तों 1, तो 1 को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों 6-5, 6-5 अपॉन 5×6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगर आप 6 को भाग करोगे 5×6 से तो कितना आएगा 1/5 आएगा, माइनस 5 को भाग करोगे 5×6 से कितना आएगा, 5 से 5 कट जाएगा 1/6 आएगा। तो यानी कि आप 30 को लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/6। समझ में आ रही है? सब गलती कर रहे हैं। 1/5 माइनस 1/6 इसको बोलते हैं आंशिक भिन्न में तोड़ना, 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये स्टेप ना करके मेरे प्यारे भाई, ये आपको डायरेक्ट यहां पे लिखना सीखना है और ये आप बहुत आसानी से सीखोगे। 30 का क्या मतलब है? 30 का मतलब है 5×30, बीच में 1 का डिफरेंस है। तो पहले छोटी संख्या आती है, बाद में बड़ी संख्या आती है, तो डायरेक्ट 1/5 माइनस 1/6 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ 1/63 को क्या लिखोगे आप इसी तरीके से, 1/63 को दो संख्याओं के डिफरेंस की फॉर्म में कैसे लिखोगे? अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं। देखिए 63 को आप लिखोगे दिमाग में 7 नाम 63, 7 नाम 63, ये होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर ऊपर 1 है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों नीचे जो 2 नंबर है उनका डिफरेंस 2 है। नीचे 7 और 9 है, उनका डिफरेंस 2 है। तो आपको 2 से गुणा करना होगा और 2 से भाग करना होगा। आप बोलोगे जी सर 2 से गुणा 2 से भाग, आप ऐसे लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई ये जो 2 है दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये जो 2 है आप इसको लिख सकते हो 9-7। जो 2 है इसको 9-7 लिखा जा सकता है। यहां तक की बात सही है? आप बोलोगे सर एकदम सही है, बिल्कुल टकाटक बात है। अब 9 को अगर भाग करोगे 7×9 से 1/2 आएगा। 9 को अगर भाग करोगे 7×9 से 9 से 9 कट जाएगा 1/7, माइनस 7 को भाग करोगे 7×9 से 7 से 7 कट जाएगा 1/9, तो ये आ गया। यानी कि 1/63 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। 1/63 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 1/2 गुणा 1/7 माइनस 1/9। धनवंत गलत कर रहे हैं आप। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां पे आपने 30 को लिखा था ना, ये स्टेप ना लिख के, ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट ये कैसे लिखा जाएगा वो समझाना चाहता हूं। प्यार समझिएगा भाई, 30 का क्या मतलब होता है? 30 का मतलब होता है 5×30, बीच में 1 का डिफरेंस है। जितना डिफरेंस है मेरे दोस्तों उसी से भाग करना होता है 1/1। 1 का डिफरेंस है, 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 63 को आप लिखोगे मेरे दोस्तों 7 नाम 63, यानी कि मेरे दोस्तों पहले छोटा नंबर आएगा 1/7 माइनस 1/9, बीच में 2 का डिफरेंस है मेरे दोस्तों, यानी कि इंटू 1/2। 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है
तो इंटू 1/2। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है 1/165 को आप क्या लिखोगे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। यस सुरभि। 1/81। अरे 1/81 तो ऑलरेडी 1/9 का स्क्वायर है, इसको क्या जरूरत है भाई? बताओ जल्दी से। देखिए मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से देखिए, 165 11 से कटने वाला नंबर है, 11 × 15। 11 × 15, तो आप इसको लिख सकते हो 1/11 माइनस 1/15। लेकिन 11 और 15 के बीच में डिफरेंस 4 का है, तो मल्टीप्लाई होगी 1/4 से, 1/4 से। बात समझ में आ गया? कि यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या या कोई तकलीफ या कोई डाउट है? ठीक है भाई, कोई तकलीफ नहीं है ना? अब 1 सेकंड होल्ड करेंगे। कहाँ गया सवाल यार? हम्म, ये बताइएगा जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जो आपके सामने लिखा जा रहा है? मेंस का सवाल है मेरे दोस्तों, 3/70 प्लस जो अभी टेक्नोलॉजी समझा है उसी से होगा 1/42 प्लस 1/66 प्लस 3/286
3/286 प्लस 1/130 प्लस 1/170, 1/170। अब जवाब दो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल के ऑप्शन है 7/85, 3/85, 11/85 और 9/85। ये इस प्रश्न के ऑप्शन है। जल्दी से जवाब दीजिए, आंसर क्या है। बिल्कुल ये भी ठीक है शिवम जो आपने लिखा। 3/70 प्लस 1/42 प्लस 1/66 प्लस 3/286 और प्लस 1/130 प्लस 1/170 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से करिएगा मेरे दोस्तों फटाफट। बिल्कुल लिख सकते हैं नीतीश, वो भी ठीक है। 2020 के मेंस का जितना मैंने आपको कंसेप्ट समझा उसी पे बेस सवाल है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एलसीएम लूं इन सब का, फिर जोड़ूं फिर घटाऊं तब जाके उत्तर निकालूं, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको 1/1 करते जाना है। ये बताओ 3/70 ये क्या है। 70 का मतलब होता है 7 2 70। तो मेरे दोस्तों आप इसको लिखोगे 1/7 माइनस 1/10। अब दोस्तों जो बटे 3 करोगे उससे ऊपर का 3 कट जाएगा। ये तो लिख सकते हो 1/7 माइनस 1/10। 7 2 70, 10 माइनस 7 3। ये लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये लिखा जा सकता है 3/70 को 1/7 माइनस 1/10। भाई ऊपर बटे 3 आएगा और ये ऊपर का 3 कट जाएगा। सेम ऐसे ये 3/286। बताओ 286 का क्या मतलब है। 286 जो है किससे कटने वाला नंबर है, 11 से। 11 से कट रहा है मेरे दोस्तों कितनी बार, 11 दूनी 22 अभी मेरे दोस्तों और 6, 11 दूनी 22, 11 6 66। तो 11 गुणा 26 हो रहा है मेरे दोस्तों। अच्छा अब देखिए 130 में 13 दिख रहा है तो यहां भी 13 बना लेते हैं। तो भाई ये जो 1/286 है आप इसको लिख सकते हो मेरे दोस्तों 22 गुणा 13, 13 गुणा 22। ठीक है आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा 1/13 माइनस 1/22। ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये वाली बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। लेकिन यह डिफरेंस कितने का डिफरेंस है, 9 का, तो 1/9 आएगा, 1/9। प्यार से बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर 1/9। अब मेरे दोस्तों 3/286, 3/286 मतलब 3 से गुणा, ये 3 से गुणा हो जाएगा। तो यानी कि मेरे दोस्तों 1/3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 1/13 माइनस 1/22। सभी को बात समझ में आ गई। ऐसे सोचा जाता है, ऐसे जुगाड़ लगाया जाता है मेरे दोस्तों कि 13 तो यहां भी तो काटा पीटी की जो है प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ये 286 को आप लिख सकते हैं 13 गुणा 22 मेरे दोस्तों। 1/13 माइनस 1/22, बीच में 9 का डिफरेंस है, बटे 9 आएगा, लेकिन यहां 3 से गुणा है तो 3/9 हो जाएगा, तो 1/3। इसके बाद मेरे दोस्तों प्यारे बच्चे क्या है, 1/42। भाई 42 का क्या मतलब, 42 का मतलब होता है 6 7 42। तो 1/6 माइनस 1/7, 1/6 माइनस 1/7 लिख सकते हैं। और 1/66 को नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा, कि काटने वाली चीज मिल गई। 3 गुणा 22, 66 से 66 कट जाएगा। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। अब मेरे दोस्तों हो जाएगा 1/130। 130 का मतलब होता है 10 गुणा 13। अब यानी कि 1/10 माइनस 1/13, बीच में 3 का गैप है मेरे दोस्तों, तो 1/3 आ जाएगा, 1/3। और प्लस 1/170, 170 को नहीं छेड़ेंगे। क्लियर है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। बहुत टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की कमी थोड़ी ना हमारे पास। 1/7, 1/7 कैंसल आउट हो जाएगा। भाई जब यहां 1/3 की यहां गुणा हो गई तो 22 दिया 66, 1/66 माइनस 1/66 प्लस 1/66 कट जाएगा। है भाई ये 3 की 1/3 के 1/13 में गुणा होगी तो ये दोस्तों ये कैंसल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बचा क्या, यहां से बचेगा मेरे दोस्तों 1/30, ये माइनस का 1/10 प्लस यहां से बचेगा मेरे दोस्तों 1/30 और ये बचेगा मेरे दोस्तों 1/170। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से
ठीक है ना, सब कुछ, और तो कुछ कटने वाला है नहीं अभी। तो ये दोस्तों 3/30 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से एलसीएम माइनस का 1/10 प्लस 1/30, तो माइनस का 3/30 प्लस 1/30 ये हो जाएगा जी माइनस का 2/15, माइनस का 3/30 हो जाएगा ना, यानी कि माइनस 1/15 आ जाएगा ये। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है सर। 1/6 कौन सा 1/6? अच्छा ये भी बच गया, सॉरी 1/6, ये भी 1/6 बच गया। ओके 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 ओके। तो माइनस का 1/10 प्लस 1/6 प्लस 1/30। ओके, ये वाला 1/6 भी तो बच गया ना। अच्छा, 1/6 को आप लिख सकते हो मेरे दोस्तों कितना, भाई यहां पे 30 है तो 30 बना लेते हैं, 5/30, 5/30 प्लस 6/30 ये हो जाएगा जी 1/5, 1/5। अब दोस्तों 1/5 का क्या मतलब, 1/5 का मतलब 2/10, 2/10 माइनस 1/10, 1/10, एलसीएम आ जाएगा 170। तो 17 और 1 18, यानी कि 2 से जाएगा 9/85 इस क्वेश्चन का आंसर है 9/85, ये वाला ऑप्शन। 1/6 रह गया था ना बेटा। जोड़ने घटाने के लिए जो डिनोमिनेटर है ना, जो हर है उसको सेम बनाया करो। अब ये माइनस 1/10 है, ये प्लस 1/6 है, और ये प्लस 1/30 है। तो 1/30 है, अभी 30 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दिया 5/30, या 3 से गुणा कर दिया 3/30। तो 5 और 1 6 माइनस 3, ये कितना हो गया 3/30 हो गया। 3/30 को आपने लिख दिया 1/30। क्लियर है? 1/10 प्लस 1/170 आ जाएगा आपका 9/85। बहुत बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए तो ये सवाल जल्दी से होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल तो एक ही लाइन का है, बट आप प्रैक्टिस अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक, तो दोस्त आज तो हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी हम कल करेंगे यहां पर। बाय। ठीक है जी, चलो। सर कैसे समझेंगे कि 1/170 को नहीं छेड़ना? 170 में आता है 17, सभी ऑप्शन में बटे 17 आ रहा है। देखो 85 में 17 छुपा होता है, कटेगा ही नहीं जब छेड़ना ही नहीं है। थोड़ा बहुत